23 नवंबर 2024 दोपहर 12:31। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ये दोनों यंग कपल बेंगलुरु के इंदिरा नगर की 12th क्रॉस रोड में लोकेटेड रॉयल लिविंग नाम के इस 3 स्टार होटल में दाखिल होते हैं। इवन दो सीसीटीवी फुटेज की वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी ये साफ नजर आ रहा है कि लड़की मुस्कुरा रही है और खुश है। कैप पहने ये लड़का उसे रिसेप्शन रूम में रखे सोफे पर बैठ जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो रिसेप्शन काउंटर पर जाकर रूम बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करता है। वहीं तब तक पीछे सोफे पर बैठी वो लड़की अपने फोन में बिजी रहती है। एक रूम की बुकिंग के लिए चेक इन फॉर्मेलिटीज और पेमेंट करने के बाद वो दोनों फाइनली अपने होटल रूम की ओर चल देते हैं। दोनों के पास लगेज के नाम पर सिर्फ 2 हैंडबैग ही थे और रूम भी सिर्फ एक दिन के लिए बुक किया था। लेकिन नेक्स्ट डे यानी 24 नवंबर को सुबह 11 बजे तक जब दोनों ने चेकआउट नहीं किया तो रिसेप्शन से उनके रूम पर कॉल किया, जिस पर उस लड़के ने एक दिन का स्टे एक्सटेंड करने की बात कही। सेम यही कहानी अगले दिन यानी 25 नवंबर की सुबह भी हुई और एक बार फिर इस लड़के ने एक और दिन का स्टे एक्सटेंड करवा लिया। अब इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जितने दिन के लिए होटल में रुकने आए थे उससे ज्यादा दिन स्टे कर गए। बट द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि जिस दिन दोनों ने चेक इन किया था उस दिन को अगर छोड़ दें तो बाकी बीते 2 दिनों में उन्होंने ना ही रूम सर्विस और ना ही किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस से खाना ऑर्डर किया था। अब 26 नवंबर की वो तारीख आ चुकी थी जिस दिन उन्हें चेकआउट करना था, लेकिन उसी दिन सुबह 8:19 पर वही लड़का अकेले ही होटल से फोन चलाते हुए बाहर निकल गया। सिंस वो बिना किसी बैग और लगेज के साथ निकला था, इसलिए होटल स्टाफ ने ज्यादा गौर नहीं किया। लगभग 4 घंटे बाद दोपहर के 12:15 बज रहे थे और रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज दोनों को चेकआउट करना है, इसलिए उसने रूम के लैंडलाइन पर कॉल किया। बट घंटी बजती रही और किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उसने रजिस्टर पर दर्ज उस लड़के के मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ उनके रूम पर गया, डोर पर नॉक किया, आवाज भी लगाई, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ शक होने पर उसने मास्टर की से रूम को खोलने का सोचा, बट सरप्राइजिंगली रूम का डोर लॉक नहीं था और जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजे को खोला अंदर से तेज बदबू आई। लेकिन कैसे भी मुंह नाक ढक जब अंदर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। बेड पर उसी लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसने बिना देरी किए भागकर बाकी होटल स्टाफ को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते मौके पर पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक्स एंड मीडिया पहुंच गई और देखते ही देखते कपल्स फेवरेट ये सर्विस अपार्टमेंट क्राइम सीन में तब्दील हो गया। बेड पर खून से लथपथ पड़ी बॉडी की डिकम्पोजिशन स्टेट से यह साफ था कि मर्डर काफी पहले ही हो गया था, इसलिए बदबू भी आने लगी थी। बेड पर पड़े कंबल और फर्श पर भी खून फैला हुआ था। वहीं बेड पर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था और पास में ही जमीन पर पीले रंग की नायलॉन रस्सी पड़ी हुई थी। पुलिस को रूम में रखे एशट्रे में ढेरों सिगरेट के बट्स भी मिले। विक्टिम के पास से मिले आइडेंटिटी प्रूफ और होटल के रजिस्टर में की गई एंट्री से पता चला कि इस लड़की का नाम माया गोगोई डेगा है, जो किसी आरव हनोई नाम के लड़के के साथ आई थी और वो लड़का मौके से फरार था। पुलिस ने जहां एक तरफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया। यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें माया गोगोई नाम की यह लड़की आखिरी बार जिंदा देखी गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वो खुशी खुशी वक्त बिताने आई है वहां से अब वो कभी जिंदा वापस जा ही नहीं पाएगी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ माया गोगोई। 19 साल की माया गोगोई का होम टाउन गुवाहाटी का कैलाश नगर था, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन के साथ बेंगलुरु के HSR में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। गुवाहाटी के हांडी कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद माया कोरमंगला में लोकेटेड एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में एज अ स्टूडेंट काउंसलर की जॉब करती थी। माया का एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें वो ब्यूटी, मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करती थी। नेचर से खुश मिजाज और हंसमुख माया परिवार में सबकी फेवरेट थी। See you in the next video. Till then. इनफैक्ट इस साल 27 सितंबर को ही वो गुवाहाटी में अपने घर शादी अटेंड करने आई थी। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके घर की बेटी की सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बाकी है। जहां एक तरफ बेंगलुरु पुलिस माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ
उन्होंने मुजरिम की तलाश में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बॉडी की डिकम्पोज स्टेट से इतना समझ आ रहा था कि माया की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। बेड पर पड़ा मिला माया का मोबाइल फोन भी चार्ज ना हो पाने की वजह से 24 नवंबर से ही बंद दिखा रहा था। इनफैक्ट मोबाइल पर लास्ट मैसेज एंड कॉल 24 नवंबर का ही था। अब चूंकि कमरे में माया और आरव ही थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर दी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से पुलिस को पता चला कि 21 साल का आरव हनोई केरला में कन्नूर शहर के थोटडा कस्बे का रहने वाला है। आरव इसी साल बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था और एज अ स्टूडेंट काउंसलर एक प्राइवेट कंपनी में बतौर इंटर्न 15,000 की जॉब कर रहा था। आरव के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले गए और उसका मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर ट्रैकिंग के लिए लगा दिया गया। होटल के सीसीटीवी से ये साफ था कि आरव 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर बिना कोई बैग लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया, इसका खुलासा CDR से हुआ, जिससे पुलिस को पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने मोबाइल ऐप से एक कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक की थी, मगर उसके फौरन बाद आरव ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। जब उस कैब ड्राइवर से पुलिस ने इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि वो मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर उतरा था। आरव का मोबाइल फ़ोन बीच बीच में ऑन हो रहा था। शायद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उसे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ता होगा और यही पुलिस के लिए बेनिफिशियल था। बेंगलुरु से निकलने के बाद आरव की लोकेशन नॉर्थ कर्नाटका के रायचूर में दिखा रही थी, इसलिए DCP ईस्ट D देवराज ने 3 टीमें बनाई, जिसमें से एक टीम को आरव के घर केरला भेजा गया जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे जो आर्मी से रिटायर थे। दूसरी टीम को रायचूर जहां आरव की लास्ट लोकेशन मिली थी और तीसरी टीम टेक्निकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इन सब के बीच माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जो बेहद शॉकिंग थी। माया के कंधे और सर पर गहरी चोट आई थी, वहीं उसके चेस्ट पर किचन नाइफ से करीब 10 से ज्यादा वार किए गए थे और उनमें से एक वार इतना गहरा था जो माया की मौत की वजह बना। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माया की डेथ 24 नवंबर को ही हो गई थी, यानी जिस दिन उसने आरव के साथ उस सर्विस अपार्टमेंट में चेकिंग किया था उसके अगले ही दिन। ऐसा माना जा रहा है कि माया की हत्या 24 नवंबर को ही कर दी गई थी। अब ऐसे में आरव ही प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक रहा था और ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस उसका रूट ना ट्रेस कर पाए। The accused from Kerala is reportedly on the run. नॉर्थ कर्नाटका से वो सीधा मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हुए फाइनली वाराणसी पहुंचा, जहां से उसने अपने दादाजी को कॉल कर यह कन्फेस किया कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। केरला में रह रहे आरव के दादाजी के पास बेंगलुरु पुलिस की एक टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। आरव के दादाजी ने उसे प्यार से समझाया कि ऐसे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आखिर कब तक वो यूं ही छुपता फिरेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो कर्नाटका आकर सरेंडर कर दे। आरव बीते 3 दिनों में 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय कर चुका था और उसके पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। साथ ही वो मात्र एक 21 साल का लड़का था, ना कोई पेशेवर मुजरिम। इसलिए अपने दादाजी की बात मानते हुए वो वापस कर्नाटका आ गया और फाइनली 29 नवंबर की सुबह 4 बजे बेंगलुरु पुलिस ने देवनाहल्ली से आरव को अरेस्ट कर लिया। The Bengaluru police has arrested 21-year-old Arav Hanoi, the main suspect in the murder of Assam-based vlogger Maya Gogoi. यह केस जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आरव को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ये फौरन एक्सेप्ट कर लिया कि माया का मर्डर उसी ने किया है। लेकिन जब पुलिस ने इसके पीछे का मोटिव पूछा तो उसने यह कहकर बताने से साफ मना कर दिया कि यह उसका पर्सनल मैटर है। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी आरव से इस क्राइम के पीछे के मोटिव को नहीं उगलवा पा रही थी, क्योंकि हर बार वो पर्सनल मैटर को ही वजह बताकर चुप हो जाता। आरव जब अरेस्ट हुआ था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और मेंटल स्टेट अनयूजुअल था। पहली बात तो ये कि वो खुद से सरेंडर करने आया था, यानी ऑब्वियस है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। सेकेंडली, केस के इंचार्ज DCP ने पाया कि वो डरा सहमा बिल्कुल शांत और गुमसुम था। इसलिए पुलिस ने इस केस की तस्वीर को साफ करने के लिए इंटरोगेशन को एक डिफरेंट एंगल और सवालों को एक डिफरेंट फॉर्मेट में बदल दिया। पुलिस पहले आरव को क्राइम सीन पर लेकर गई और फिर उसकी पर्सनल लाइफ, उसके और माया के रिलेशन और 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच उस बंद कमरे में हुए उस अपराध के बारे में पूछना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस को इस केस की पूरी तस्वीर
काफ़ी हद तक साफ नजर आने लगी। आरव का जन्म केरला के कन्नूर में हुआ था। उसके दादाजी आर्मी में थे और उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। आरव के बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसकी जिंदगी में अचानक आए सौतेले पिता से आरव को कोई प्यार नहीं बल्कि ट्रॉमा ही मिला। ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और उनका फिर से डिवोर्स हो गया। बट आरव के बचपने में अभी थोड़े और दर्द लिखे थे, क्योंकि इसके बाद उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। बस इसी के बाद आरव अपनी माँ को छोड़ अपने दादाजी के साथ रहने चला गया। माया के मर्डर से सिर्फ 8 महीने पहले ही, यानी मार्च 2024 को, आरव और माया डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू एक दूसरे से मिले थे। माया उस वक्त बेंगलुरु में जॉब कर रही थी, वहीं आरव केरला में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन कई पेपर्स में फेल हो जाने की वजह से वो बीबीए क्लियर नहीं कर पाया था। कुछ वक्त बाद ही माया ने उसे बेंगलुरु बुला लिया और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में एज एन इंटर्न लगवा दिया था। अब एक ही शहर में होने के चलते बेहद कम वक्त में ही दोनों का मिलना जुलना और नजदीकियां बढ़ने लगी और डेटिंग ऐप से शुरू हुई दोस्ती अब रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन आरव ने माया से लिव इन में साथ रहने के लिए कहा। आरव को लगा था कि इतने महीनों के रिलेशनशिप के बाद माया उसके साथ लिव इन में रहने के लिए राजी हो जाएगी, बट हुआ उसका उल्टा। माया ने लिव इन में रहने से साफ मना कर दिया। माया का नेचर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट, चीयरफुल एंड फ्रेंडली था और इसी वजह से उसका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा था। वहीं आरव के साथ बिल्कुल उल्टा था। वो उतना ही इंट्रोवर्ट था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए बेंगलुरु में भी वो अकेला ही था। इनफैक्ट माया ही वो पहली लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी में आई थी और वही उसकी एकमात्र दोस्त और प्यार थी। अब ऐसी सिचुएशन में आरव काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगा था। कन्नूर के थोटड़ा जैसे छोटे से कस्बे से निकले आरव को वैसे भी बेंगलुरु जैसी हाईटेक सिटी की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। प्लस उसका बचपना और अपब्रिंगिंग माया के चाइल्डहुड और फैमिली से बिल्कुल ही अलग था। दोनों बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आते थे। आरव को माया का फ्रेंड सर्कल और उस फ्रेंड सर्कल में उसके मेल फ्रेंड्स, जिसके चलते उसके मन में सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी ही बढ़ रही थी और इसी वजह से शुरू हुई रोक टोक अक्सर लड़ाई झगड़े में बदल जाती। आरव माया को खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने माया से लिव इन में साथ रहने की बात कही। माया वैसे भी अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी और ऐसे में वो अपनी बहन को छोड़ आरव के साथ नहीं शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन आरव को इसके पीछे कुछ और ही वजह लगी। उसने पुलिस को ये बताया कि उसे माया पर शक था कि वो और लड़कों से बात करती है और डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। ऊपर से लिव इन में रहने से मना कर देने वाली बात उसे और डिस्टर्ब कर गई। इसी के बाद उसने माया से रिक्वेस्ट की कि कम से कम वो एक दिन के लिए तो उसके साथ रुक सकती है। अनफॉर्चुनेटली माया ने उसकी इस जिद को एक्सेप्ट कर लिया और एक दिन के लिए उसके साथ होटल में वक्त बिताने को राजी हो गई। यहाँ तक माया ने अपनी बड़ी बहन से झूठ भी बोल दिया कि ऑफिस पार्टी के चलते वो रात को घर नहीं आ पाएगी। माया का यही फैसला उसके लिए काल बन गया। 23 नवंबर को चेक इन करते वक्त आरव और माया के बीच सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब आरव रूम बुकिंग के लिए फॉर्मेलिटीज और पेमेंट कर रहा था तब माया पीछे सोफे में बैठी अपने फ़ोन में बिजी थी। आरव ने पुलिस को बताया कि उस दिन भी वो किसी से मोबाइल में चैटिंग कर रही थी और यही उन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत बनी, क्योंकि उसने ना सिर्फ माया पर सवाल उठाए बल्कि फ़ोन को कम यूज़ करने की एडवाइस भी दी और इसी बात से दोनों में बहस शुरू हो गई। शब्दों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई। आरव वैसे भी माया पर शक करता था और अब उसके टोकने पर माया का यह रिएक्शन देख उसे अपने शक पर यकीन हो गया। दिल में उबाल मारता ये गुस्सा और उम्र का यह पड़ाव आरव के दिमाग में जहर घोलने लगा और 23 नवंबर की शाम को ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक किचन नाइफ और नायलॉन रोप ऑर्डर करी और फिर उसी नायलॉन की रस्सी से पहले माया का गला घोटा और फिर किचन नाइफ से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माया के सर और शोल्डर पर आई गहरी चोट का भी जिक्र है, जिससे ये साफ है कि माया ने आरव से फाइट बैक किया होगा। आरव का कई बार चाकू से वार करना यानी मल्टीपल स्टैब वुंड्स, जिसे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी में ओवरकिल कहा जाता है, यानी विक्टिम के शरीर में उसकी मौत के लिए जिम्मेदार इंजरीज से कहीं ज़्यादा इंजरीज कल्प्रिट ने दी हो। और ये मुजरिम के स्टेट ऑफ माइंड एंड मोटिव के बारे में भी काफ़ी कुछ बयां करता है, जैसे इमोशनल इंटेंसिटी यानी हद से ज़्यादा गुस्सा, जलन या नफरत जो तभी पनपा हो जब अपराधी का विक्टिम से कोई अनरिजॉल्व पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि इस केस में आरव का माया से था। सेकेंडली,
ये शो करता है कि क्राइम इम्पल्स में किया गया हो, यानी कल्प्रिट ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया हो। और यह बात इस केस में भी लागू होती है, क्योंकि शुरुआत में तो इसे प्री प्लान्ड मर्डर कहा जा रहा था। He seems to have planned this meticulously. लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आरव माया को मारने के इरादे से नहीं लाया था। और यही वजह थी कि रिसेप्शन के रजिस्टर में उसने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स सही फिल की थी। यहाँ तक कि मर्डर करने के बाद वो 2 दिन तक उसी कमरे में माया की लाश के साथ रहा और सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा। आरव ने पुलिस को बताया कि उसे एहसास हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उन 2 दिनों में उसने उस नायलॉन की रस्सी से खुद की भी ज़िंदगी मिटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। और जब 2 दिन में लाश से बदबू आने लगी तो पकड़े जाने के डर से वो 26 नवंबर की सुबह ही होटल से निकल गया। निकलते वक्त उसकी जेब में मात्र 1500 रुपये ही थे, जिस वजह से वो ज़्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता था। इसलिए उसने बयान में बताया कि उसे पता था कि पुलिस पहले उसे बेंगलुरु और फिर उसके घर केरला में खोजेगी, इसलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले वो नॉर्थ कर्नाटका के रायचूर और फिर एमपी होते हुए यूपी के वाराणसी पहुंच गया। आरव ने भले ही मोटिव पूछने पर पर्सनल रीजन का ही हवाला दिया हो, लेकिन इतने खुलासे ही काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि आखिर इस अपराध की जड़ क्या रही होगी। फिलहाल आरव को बीएनएस के सेक्शन 103 एंड 238 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि आरव से आगे की इंटरोगेशन उसके साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के बाद ही इनिशिएट की जाएगी। आरव और माया दोनों के नेचर, पर्सनैलिटी और अपब्रिंगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माना कि आरव को बचपन से ही वो प्यार नहीं मिला। पेरेंट्स का डिवोर्स, माँ का 2 बार शादी करना, घर का टॉक्सिक माहौल कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत गहरी चोट कर गया था। और यही वजह थी कि उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में जो कोई भी आता है वो एक ना एक दिन उसे छोड़कर चला जाता है। और शायद इसी वजह से उसे ये इनसिक्योरिटी थी कि माया भी कहीं एक दिन उसे छोड़कर किसी और के पास ना चली जाए। लेकिन ये सभी बातें किसी भी एंगल से इस तरह के एक्ट को जस्टिफाई नहीं करती। माया ने भी नहीं सोचा था कि आरव उसकी जान ले लेगा। वो तो वैसे ही बेफिक्र थी जैसे कोई भी उसकी जगह पर होगा, बिकॉज हर किसी इंसान के बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मेरे साथ कुछ गलत थोड़ी होगा। इन द वेरी रियल वर्ल्ड कोई नहीं सोचता कि जिस इंसान के साथ हम वक्त बिता रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में है, वो कभी इस तरह का कदम उठा लेगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा से खालीपन रहा हो और तभी अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ जाता है जिसे आप कुछ ही वक्त में अपनी पूरी दुनिया मानने लग जाते हो। आपको लगने लगता है कि यही वो शख्स है जो आपके अधूरेपन को पूरा कर देगा। बट यहीं पर आपको ठहर कर ये भी समझना होगा कि यह दुनिया आपके नज़रिए या सोच से नहीं चल सकती। आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ ठहरेंगे, कुछ गुजर जाएंगे, लेकिन सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो आप हैं, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसके बाद आपके पास सिर्फ उम्र भर का पछतावा रह जाए। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।